अभी नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। जेनजी के बीच में, सेना के बीच में, राष्ट्रपति के बीच में कई चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में एक सबसे ज्यादा या फिर आप कह सकते हैं एक और बात जो लगातार आ रही है वो है राजशाही को लेकर। और राजशाही की सरकार हो, इसको लेकर लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते हुए हमारे साथ वो नेता है यानी धवल शमशेर राणा हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, खुद सांसद भी रहे और इनकी पार्टी के 14 सांसद इस समय मौजूद थे संसद के अंदर। सर, अभी अगर देखा जाए कई चेहरों को लेकर बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि कोई ऐसी सरकार हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो जिसको सब एक्सेप्ट किया जाए। क्या आपको होता नजर आ रहा है? क्योंकि बातचीत तो किसी भी जगह पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा है। अभी फिलहाल सबसे आगे नाम सुशीला कार्की का आ रहा है। उनके नाम के ऊपर करीब करीब सभी का समर्थन आ रहा है। और शी इज अ वेरी वेरी सीनियर judge of the Supreme Court. She's been Chief Justice of Nepal, and I think everybody is sort of accepting her. But then there are constitutional problems, and the constitution stops her from becoming the Prime Minister unless they dismiss the parliament. It becomes difficult for her to become the Prime Minister. But everybody is trying to get her to become the Prime Minister, and lots of people are supporting her. Even we would support her. The Rashtriya Prajatantra Party has no problem with Sushila Karki. She has been put forward by the Gen Z people, and if they have put forward Sushila Karki, we don't have a problem with her. बट सर, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो इस बात को लेकर आ रही है कि सुशीला कार्की के नाम को लेकर जेनजी नहीं मान रहे। आपने जिस तरह संवैधानिक चीजों की चुनौतियों के बारे में बताया, यही बात कही गई। तो ऐसे में क्या होता नजर आ रहा है नेपाल की राजनीति में? क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो इंटरिम तौर पर हो, फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे? क्योंकि अभी तो बहुत असमंजस की स्थिति है। I think the Gen Z and army is asking the president to resign, but he is refusing to resign. So we have a stumbling block. But I think soon they will sort it out, because this is a revolution. In a revolution, things will change. And I think a lot of destruction has happened in Nepal, which was really unnecessary. A lot of people have died. It is very sad. But in a revolution, you can expect these things, and maybe the country will change for the better. And we are all looking forward that this situation of corruption, of non-government and poverty, all this will be solved slowly, and in soon we will have a general election too, with new people, new faces, new sort of government, because this Ganatantra and Sangheta, we have Ganatantra and Sangheta, which is not working well. ये नहीं चल पा रहा है हमारे देश में, और ये संघीयता तो और भी खर्चीला हो रहा है, और इसका कोई अस्तित्व अपना कायम नहीं कर पा रहा है। सो ये गणतंत्र और संघीयता को खारिज भी करना है। ये इस देश में भ्रष्टाचार को भी कम करना है, और इस देश का प्रगति और उन्नति के लिए हमको अगर आप पूछेंगे तो आई थिंक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जरूरत इस देश में है, और सनातन धर्म सापेक्ष हिंदू अधिराज्य इस देश को बनाया जाएगा, तो फिर ये देश एक बार फिर सही ट्रैक में आ सकता है। तो आपके हिसाब से अगर अभी मौजूदा समय में अगर कोई बेहतर सरकार नेपाल के लिए हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की हो सकती है? नहीं, लोग बेशक है ट्राई करें। अभी ये परिस्थिति में भी अगर कोई सरकार आ सकता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर ये लोग अगर एक अच्छा सरकार नहीं बना पाए और अपने बीच में ही इन लोग के बीच में एक सहमति न हो पाए, तो राजा के साथ प्रजातंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस देश के मट्टी के लिए ये बिल्कुल सही व्यवस्था होगा, जिसमें हिंदू राष्ट्र भी होगा और राज संस्था एक अभिभावकीय भूमिका के रूप में इस देश में रहेगा। ये परिस्थिति आएगा तो देश के लिए बेहतर होगा, जैसे हमको लगता है। और अभी अगर आपने बताया सुशीला कार्की नहीं बनते, क्योंकि उनको लेकर कई कॉन्स्टिट्यूशनल आपने हर्डल्स बताए, और अगर वो नहीं तो दूसरा ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपकी नजर में है कि वो हो सकता है? नहीं, सुशीला कार्की के नाम के साथ काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का भी नाम आ रहा है, पर वो उनको इंटरेस्ट नहीं है जैसे हमको लगता है। वो अभी
देश का ये प्राइम मिनिस्टरशिप संभालने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है। सुशीला कार्की जी ने इंटरेस्ट दिखाया भी है और उनके नाम के ऊपर सहमति जुट भी रहा है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स जो हैं ये क्या, इसमें क्या होता है 1-2 दिन के अंदर हम लोग को पता लग जाएगा। आर्मी ट्राई कर रही है कि ये उलझन को सुलझाया जाए। लेकिन आज भी हमने देखा सर, कई जगहों पे जनजी में आपस में ही भिड़ंत हो गई आर्मी हेडक्वार्टर। क्या आपको लग रहा है कि सहमति जल्दी बन भी पाएगी या फिर इसी तरीके से चीजें खराब होती रहेगी? ये ऐसा है, ऐसे समय में जितना जल्दी सहमति बन के देश आगे निकल पाए उतने ही आसान होगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे नए नए समस्या, नए नए नाम आते जाएंगे और ये उलझन बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव आपके मीडिया मार्फत जो नेपाल में सेना है और जेनजी के लोग हैं उनको कि जितना जल्दी हो पाए ये समस्या को सुलझा के देश को फिर एक सही ट्रैक में ले जाना आवश्यक है। आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हुई? क्या था इसके पीछे का कारण कि एकदम से हमने देखा कि जेनजी सड़कों पर उतर आए, चीजें बदल गई? ये कारण क्या था? देखिए, इसमें एक कारण नहीं 2-3 कारण हुए। सबसे पहले तो नेपाल देश 10 साल से ज्यादा भी ये भ्रष्टाचार के चुंगल में फंसा हुआ था। नेता लोग एकदम भ्रष्ट हो गए, व्यवस्था भ्रष्ट हो गया और यहाँ पर रोजगारी का बहुत बड़ा समस्या है। हर एक युवती हाई स्कूल पास करने के बाद, +2 पास करने के बाद यहाँ पर उसके लिए कोई भी रोजगारी का अवसर नहीं मिलता है, तो सब लोग विदेश जाकर विदेश में मीनियल वर्क, नीचे स्तर का काम करने के बाध्य हुए और ये बहुत बड़ा देश में आक्रोश रहा। और उसके ऊपर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग पा रहा है, कोई किस्म का प्रगति नहीं हो पा रहा है और सब सरकार के जो अंग हैं वो सभी भ्रष्ट रहे और नेता लोग तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और रोज एक करके हर एक कांड, हर दिन एक कांड सरफेस कर रहा था। और उसके ऊपर या आप लोग जानते हैं ना कि ये सोशल मीडिया, इंडिया में भी यही स्थिति है। सोशल मीडिया जवानों के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो गया है। लेकिन खाना ना हो, सोशल मीडिया जरूरी है। और एकाएक अब सरकार मुझे लगता है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एकाएक 25-26 सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। वो प्रतिबंध लगाने के बाद एक जेनजी जनरेशन भटक गया और ये सब परिस्थितियों से, कॉम्बिनेशन से, एक भ्रष्टाचार के कारण, सरकार में बेइज्जती के कारण और ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करके बंद करने के कारण, ये सब कॉम्बिनेशन से ये जेनजी का आंदोलन उठा और इससे नतीजा देश में एक परिवर्तन की स्थिति में देश पहुंच गया है। देखिए, बता रहे थे कैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाए। देश में करप्शन बहुत ज्यादा है और इसी वजह से एक सबसे बेहतर जो सिस्टम बनेगा सरकार का वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ही हो सकता है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ सुमित चौधरी, आज तक नेपाल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर